स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 चल रही, तो आज हमारे पास केमिस्ट्री का 12th क्लास का केमिस्ट्री का एक एग्ज़ाम है। पहले मैंने एक चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, मैंने उसको उसमें आपको एक ओटी और खालिस्तान और एक शब्द में उत्तर सारे के सारे दे रखे हैं। इसमें मेरे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें लगभग 70 to 80% चांसेस हैं कि वो आ जाएँ। क्वेश्चन आएंगे ही, 70 to 80% चांसेस बिल्कुल ही हैं कि आपको 70 to 80% क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा मैथ कर लीजिए ताकि अच्छे नंबर आ जाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर भी दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम लिखते हुए इसके अनुप्रयोग तथा सीमाएं लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, तो आपका आंसर बता देता हूँ आपको मैं। कैसे गैसों की एक द्रव में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं, ये लिखने के बाद सीधा लिख सकते हैं, ये ज़रूरी होता है लिखना कि m अनुपात समानुपात p स्थिर दाब पर। तो या फिर हम लिख सकते हैं उसको m इज इक्वल टू के नीचे h और p, और उसको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या है कि m बराबर होता है गैस की मात्रा, p बराबर होता है आंशिक दाब तथा गैस बराबर होता है हेनरी स्थिरांक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर अब मत देखना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं कि कॉपर के पूर्वक अयस्क लिखिए, कॉपर पायराइड से कॉपर धातु के निष्कर्ष का वर्णन कीजिए। तो कॉपर के अयस्क क्या हो गए आपके, क्यूप्राइड या रूबिक कॉपर, Cu2O लिख सकते हैं। कॉपर पायराइड है CuFeS2, या फिर ये लिख सकते हैं आप मेलेकाइट, ये लिख सकते हैं उसको एजुराइट। ये सारे के सारे सूत्र भी हैं उनके साथ, और साथ में दिए हुए हैं कि कॉपर के अयस्क कौन कौन से हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगला देख लीजिए कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, तो ये आपका आंसर है कि एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजन की प्रबलता ऑक्सीकारक प्रकृति की हो जाती है। कम आवर्त वियोजन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि के कारण हैलोजन प्रबलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Xe2+2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है, और उसका जो एक बना लेते हैं हमने 2x माइनस, ये एक रिएक्शन बन गई पूरी की पूरी। ये इस प्रकार के अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, और इस प्रकार ये अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक बनी रही, वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और आजकल एग्जाम में वो पूछे जा रहे हैं, वो 23 24 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, और 30 32 तक तो क्वेश्चन आपके ओटी में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बता देता हूँ अगला। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, उसका सीधा आंसर बता दिया है कि संक्रमण तत्वों के संकुल यौगिक बनने के कारण। ये पूछा गया कि कौन कौन से कारण होते हैं, तो यह कि इन तत्वों के आयनों का आकार कम तथा नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये आयन या अणु, लिगेंड्स बोल सकते हैं, अणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा है कि लिगेंड द्वारा, अणु द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों के आयनों में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। तीसरा है, दूसरे के उसके बाद उसका दूसरा है, वो तीसरा कह सकते हैं, ऐसे तत्व जिनमें n-1 d उपकोष आंशिक या पार्शियली अलग अलग रूप से भरे रहते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि Zn, तो ये लिख लेना आप, Cd का ये है एवं Hg का ये है, अवस्था पाई जाती है, इन्हें इसलिए संक्रमण तत्व नहीं मानते, इनको नहीं मानते, बाकी संक्रमण तत्व होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राउल्ट का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। राउल्ट का नियम पूछा गया कि राउल्ट का नियम क्या है, तो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं, राउल्ट का नियम ये है कि P0 का A माइनस पी ए बटे में P वापस से वही A इज इक्वल टू एक्स बी, ये लिख सकते हैं। जहाँ पे आप बता देते हैं क्या क्या चीज़ कहाँ किसके लिए यूज़ की गई। ये चीज़ को वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, वास्तव का अपेक्षिक अवनमन इसको कहते हैं, और एक्स बी को विलेय का मूल प्रभास कहा जाता है। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तब देख लीजिए एक बार, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसीलिए चलिए ये आपको
पॉज करके इसको देख लीजिए, यही आपका आंसर है। और भी पूछा गया और डिटेल में पूछा गया, बताता हूँ मैं आपको। ये कि राउट के नियम से हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ये राउट का नियम नॉर्मल हो गया, ये अपना एक समीकरण बन गया। विलेय का मोल क्या होता है, x बराबर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, ये दूसरा हो गया। विलेय के मोलों की संख्या कितनी, इतनी होती है। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाती है, ये वाली हो जाती है। आप देखते रहिए, काफ़ी लंबा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये 7 नंबर के लगभग में आ सकता है, तो इसलिए पूरा देखिएगा। तो एन ए व एन बी के मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 यहाँ बनाया था, ये वाला समीकरण 2 है हमारा, समीकरण 2 बनाया था हमने, ये हमारा समीकरण 2 है। तो जब समीकरण 2 में रख दिया उसका, तो ये बन जाता है। इसके बाद हम बता देते हैं कि क्या क्या हो सकता है कि यदि विलयन बहुत ज़्यादा तनु हो जाता है, उसमें उपस्थित विलेय के मूल प्रमाण को नगण्य मान सकते हैं, फिर हम ये इसको लिख सकते हैं, इसके यहाँ पर फिर हम इसको सॉल्व करके ये लिख सकते हैं। और उसके बाद है ये भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एक्स बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो पहले बनाया था रखने पर ऐसा हो जाता है। अब ये फाइनली आपका राउट का जो था नियम का जो अपना समीकरण, ये बन चुका है। हम इसको क्लियर कर देते हैं कि उपरोक्त सूत्र की सहायता से विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने पास एक सूत्र है जिसका हम किसी का भी अनुभार ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक क्यों होती है। तो आंसर क्या, उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है क्योंकि, ये आपके दिए हुए हैं पॉइंट के हिसाब से दिए हुए हैं कि क्यों होती है। पहला कि प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक स्थायी होता है, ये स्थायी हो गया। अगला तत्व जैसे Be मैग्नीशियम में कक्षकें पूर्ण भारी पाई जाती हैं। अगला है तत्व जैसे N P में कक्ष के समान उपकोष में अर्धपूरित है, अतः ये स्थायी है। अतः इनमें इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए अधिक ऊर्जा की अवस्था होती है, और ये भी एक कारण है कि जिसके कारण इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कृत्रिम मध्यवर्क क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। कृत्रिम मध्यवर्क क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। 2000 की बात वो करते हैं, आंसर लेके चलता हूँ आपको मैं। तो क्या है कि कृत्रिम मध्यवर्क वो बता दो जिनका संश्लेषण पूर्णतः या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा होता है तथा ये खाद्य में मिठास लाने के लिए डाले जाते हैं, जैसे सुक्रोज या सैक्रिन। सैक्रिन काफ़ी मिठास होता है, काफ़ी मीठा होता है, शक्कर से मान के चलो कि 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको आदर्श और अनादर्श के बीच में अंतर बताना है। चलिए आदर्श और अनादर्श के बीच में अंतर बताते हैं। आदर्श का है कि यह विलयन सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, पर यह राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता, विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उसमें कि आदर्श विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी बात करते हैं अनादर्श के। अनादर्श विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसको क्लियर करते हैं, कैसे करते हैं कि ये होता है बराबर होता है और बराबर नहीं होता है। जैसे कि PA बराबर है PA इंटू एक्स ए से और PB बराबर PB इंटू एक्स ए से। यहीं दूसरी जगह पे बात करते हैं तो PA बराबर नहीं है P0 के A इंटू एक्स से और PB बराबर नहीं है P0B इंटू एक्स बी से। तो ये आपका कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे की बात करते हैं कि आदर्श विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। कैसे कह सकते हैं कि P बराबर PA प्लस PB। और यहीं अनादर्श की बात करते हैं तो अनादर्श विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर नहीं होता है। ऐसा भी कर सकते हैं P इक्वल टू बराबर नहीं है PA प्लस PB। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है कि लेथिनाइड और एक्टिनाइड दोनों में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है इन दोनों में। क्वेश्चन रहेगा ये, चलिए बता देता हूँ कि लेथिनाइड एक साइड है, दूसरा एक्टिनाइड है। दूसरे विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक के 4F उपकोष में प्रवेश करता है। इसकी बात करते हैं तो 5S उपकोष में प्रवेश करता है। दूसरा है कि ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं
इसलिए लेंथेनाइड कहलाते हैं। ये एक्टिनम के बाद आते हैं इसलिए एक्टिनाइड कहलाते हैं। अगला है इनको सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, ये +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भी प्रदर्शित कर देते हैं। बात करते हैं एक्टिनाइडों की, तो एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था है +3, ये सेम है, बट किंतु अन्य उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं जैसे ये भी हैं, कौन कौन सी, +4, +5, +6, +7 भी प्रदर्शित करते हैं। अगला है कि परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है एवं यह लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है, और परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः एक समान रूप से घटती है, ये एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, पांचों की बात करते हैं लेंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में, कि लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, एक्टिनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत उच्च होती है। लेंथेनाइड ऑक्सो आयन भी नहीं बनाते, ऑक्सी आयन नहीं बनाते, ऑक्सो आयन, और पर ये ऑक्सो आयन बनाते हैं जैसे UO2, PuO2, UO, ये जो प्लस है, प्लस साथ में दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया है, आदि बनाते हैं। चलिए, लेंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, एक्टिनाइड के यौगिक अधिक क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगला है कि प्रोमिथियम के अतिरिक्त लेंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं होते, बट ये सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव सारे के सारे होते हैं। PM के अतिरिक्त अन्य लेंथेनाइड प्रकृति में आयोडीन की अपेक्षा अधिक उपलब्धता में उपस्थित होते हैं, पर इसमें से अधिकांश प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं एवं कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ये कृत्रिम में पाए जाते हैं, ये नेचुरल होते हैं। चलिए, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इन जीव दिया है ना, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्कनीकरण, इनका ना आपको क्लोरोबेंजीन के निम्न क्रियाओं की समीकरण लिखना है आपको। तो समीकरण आपका ये है, कहा कि हेलोजनीकरण को, ये जो ग्राफ बना हुआ ना, ये एक छोटा सा चित्र बना हुआ ना, वो काय का है, बेंजीन का है। बेंजीन से क्या मिलके बनते हैं सारी चीज़ें, तो क्या बन गया आपका अल्फ़ा ओ क्लोरोबेंजीन या पी क्लोरोबेंजीन, ये ओ क्लोरोबेंजीन, पी क्लोरोबेंजीन, ये दोनों होते हैं, ये ओ है, ये ओ है, इससे मिलके बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए पॉज करके, और आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए कैसे बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चांसेस है, फुल चांसेस है कि आएंगे एग्जाम में। अगला है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण भी बेंजीन से ही बनता है, ये सेम कंडीशन, इसकी रिएक्शन है पूरी। इसको है ओ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये दोनों। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला है, आगे की बात करते हैं, तो सल्फोनीकरण। सल्फोनी आ जाएगा ना, SO3 आ गया ना इसमें, तो सल्फोनीकरण हो गया। ये बेंजीन है, इसका क्या, सल्फोनिक अम्ल और पी सल्फोनिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्किलीकरण की बात करते हैं ना, तो ये निर्जल होता है जहाँ तक है, तो ये बेंजीन हो गया। साथ में क्या है, यहाँ ये निर्जल AlC3 होता है। एल्किलीकरण, ये एल्कलाइन जो होते हैं ना उनको, इसमें एल्किल क्लोरोबेंजीन, ये O का बन जाता है, ये P का बन जाता है। ये आपके आंसर्स हो गए, आप देख लिए आराम से। इसको SS लेके, स्क्रीनशॉट लेके, या फिर इनको पॉज करके आपने फेयर कॉपी बना लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए इनको, वो उसका आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं एंटासिड्स क्या होते हैं। तो एंटासिड्स की बात करते हैं कि ऐसी दवाएं होती हैं जो अपच और सीने की जलन को दूर करने के लिए आपके पेट में एसिड को बेअसर या निष्क्रिय करती हैं। वे तरल रूप में या चबाने योग्य गोलियों के रूप में आती हैं। उन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना फार्मेसी और दुकानों से ख़रीदा जा सकता है। अगर इनके डॉक्टर भी ना देना तो भी नॉर्मल खरीद सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, ये डाइजीन आता है, नॉर्मली सबको पता है डाइजीन आता है एक, और साथ में आता ही है आजकल बहुत चल रहा है यूनी एंजाइम, ये चलता है सब, मतलब बोलते हैं बहुत अच्छा है पाचन के लिए। यूनी एंजाइम टैबलेट हो गई। डाइजीन की बात की थी, वो हो गया किसमें, तरल रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत लंबा होने वाला, वीडियो के अंत तक बन रही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मानकर चलो यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, चांसेस यही हैं 80 to 90%। तो क्वेश्चन पूरे अच्छे से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलते आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि अंतर हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार का एक एक उदाहरण लिखना है। अंतर हैलोजन को आपको डिटेल में लिखना है, उसके बाद उदाहरण लिखना है आपका। चलो बता दो, हैलोजन परिवार के सदस्य की ऋण विद्युतता में अंतर होने के कारण दो भिन्न भिन्न हैलोजन का संयोग संभव हो जाता है। जब दो भिन्न भिन्न यौगिक आपस में मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं तो उन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ये यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है AXN होता है, जहाँ N बराबर 1 2 3 4 1 3 5 मतलब ऑड नंबर होते हैं,
सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। ये आपके जो होते हैं प्रकार, एक एक प्रकार ये दे दिया आपके एक एक प्रकार, सारे के सारे देख लीजिए वीडियो पॉज करके। इनको डिटेल में देखना होगा तो डिटेल में हम ऐसे देख सकते हैं इनको बना के कैसे बनते हैं। ये सामान्य अवस्था होती है ये वाली। उसके बाद अगर सहसंयोजक बंध दोनों हाइड्रोजन के परमाणु के बीच बटे रेखीय परमाणु, ये हो जाती है ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो जाती है, पहले की बात करते हैं, दूसरा वाला आता है। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरे का ये है कि AX3 प्रकार इनकी टी आकृति होती है, जैसे ClF3 अणु केंद्रीय परमाणु का X sp3d होता है। तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा सामान्य अवस्था में CI परमाणु और उत्तेजित अवस्था में CI परमाणु। सामान्य की बात करें तो सेम ऐसा बनता है, 3s बनता है पहले में, और तीसरे में आते हैं तो 3 पर बन जाता है। और लास्ट की बात करते हैं, दूसरे वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले में आपको 3d बन जाता है। लेकिन उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं बनता। ये दूसरे वाला जो है ना, उसमें एक अपना पहले पे एक बॉन्ड आ जाता है। तो दूसरा वाला ये कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। आगे कंडीशन ये है कि sp3d संकरण ClF3 के अणु बनने में कंडीशन ये बन जाती है आपकी, F दोनों तरफ F रहता है, ये रहता है। उसके बाद Cl ये जुड़े रहते हैं, FCl ये अलग अलग बन जाते हैं। ये आपके चित्र हो जाएंगे। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा ऐसे बनता है, सामान्य अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में, साथ में ये आपका चित्र बन जाएगा, ऐसा बनता है उस जैसा। आगे बढ़ते हैं। चौथे की बात करते हैं तो पॉज करके वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा ये बन जाता है, उत्तेजित अवस्था में आयोडीन परमाणु, और ये नॉर्मल में ये होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही थे। अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्रिय गैसों के उपयोग लिखिए। अक्रिय गैसों के उपयोग लिखने हैं, अथवा नियोन तथा आर्गन गैसों के उपयोग सूचीबद्ध लिखिए। अक्रिय गैसें क्या होती हैं, नियोन और आर्गन भी अक्रिय गैस हैं। तो आंसर बताए तो आपको अक्रिय गैसों के उपयोग, द यूजेज ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैस बोलते हैं अक्रिय। हीलियम के उपयोग है, हीलियम आपका घनत्व बहुत कम होता है, हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस होती है। और मौसम का पता लगाने वाले गुब्बारों में आजकल हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ये बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े, जिनको मौसम का पता लगाया जा सकता है इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जिसका कारण यह है कि हीलियम गैस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक दाब पर रक्त में कम विलेय होती है, कम घुल पाती है। तीसरा कि दमा में आपका हीलियम और उसका उपयोग किया जाता है, हीलियम ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। पर दमा में रोगियों की हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने के लिए किया जाता है। वो एक फुसफुस टाइप से आता है ना, वो उसमें हीलियम और ऑक्सीजन गैस मिली होती है। वो दमा, अस्थमा जिसको होता है ना, सांस की बीमारी होती है। वायु की अपेक्षा हीलियम का भार कम होता है, इसलिए बड़े बड़े वायुयान के टायरों में इसे भरा जाता है। पाँचवा, निम्न ताप के मापन में प्रयुक्त गैस थर्मामीटर का इसका उपयोग, थर्मामीटर में भी इसका उपयोग होता है। चलिए अक्रिय गैस होने के कारण ये सिग्नल लैंप, निर्वात नालिकाओं, वैक्यूम्स ट्यूब्स रहते हैं ना खींचने वाले, और में रेडियो ट्यूब्स तथा विद्युत ट्रांसफॉर्मर्स में भरने में काम आती है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि SN1 और SN2 के अभिक्रिया में अंतर बताना है। इन दोनों में अंतर बताना है। चलिए मैं आपको पहले लेके चलता हूँ। यह दो पदी प्रक्रम होता है, ये एक पदी प्रक्रम होता है। कौन सा दो पदी प्रक्रम होता है कि SN1 होता है दो पदी उल्टा होता है इसमें, और SN2 होता है एक पदी प्रक्रम होता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक अणुक मतलब यूनिमोलिकुलर या प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये दो अणुक बायोमोलिकुलर या की अभिक्रिया, और ये सेकंड रिएक्शन होती है। कैसी, द्वितीय कोटि की होती है ये अभिक्रिया। बात करते हैं तीसरे के बारे में। इनमें बने उत्पाद का रेसिमीकरण होता है, अर्थात रेसिमिक मिश्रण बनता है यदि यौगिक में असममित कार्बन परमाणु हो। ये इसकी बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि इस अभिक्रिया में बने उत्पाद के अणु की ज्यामिति प्रारंभिक अणु के विपरीत होती है, अर्थात अणु के विन्यास का प्रतिलोम इन्वर्जन होता है। प्रतिलोम इन्वर्जन एक ही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। चौथे की बात करता हूँ तो इनकी गति विलायक के व्यवहार से अधिक प्रभावित होती है, और SN2 की अभिक्रिया की गति विलायक की प्रवृत्ति से एकदम बहुत कम आश्रित होती है। पाँचवें, संक्रमण अवस्था में नहीं होते, संक्रमण अवस्था में होते हैं ये। और छठवा की बात करते हैं। कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम आयन बनता है किसमें, SN1 में। और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता है। सातवीं की बात करते हैं। अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड तथा कुछ द्वितीयक एल्किल हैलाइड में होती है, पर यह अभिक्रिया सामान्यतः प्राथमिक एल्किल हैलाइड तथा कुछ सीमा तक द्वितीय एल्किल हैलाइड में पाई जाती है। ये इसका आंसर है।
आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा जाए कि साबुन एवं अपमार्जक में आपको अंतर बताना है कि कैसे वो डिफरेंस है। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ सीधा सीधा, ये है कि ये प्रायः वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, बट अपमार्जक की बात करते हैं तो ये प्रायः एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। दूसरी बात करती है ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते। अपमार्जक की बात करती है ये मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़ों का साफ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है पर इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। चौथे की बात करें, ये तेल युक्त होते हैं इसलिए इन्हें सफाई का गुण अपमार्जक की तुलना में कम होता है, सफाई कम कर पाते हैं। पर इनकी बात करते हैं तो ये तेल रहित होते हैं इसलिए इन्हें सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। लास्ट है 5वां, इनका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ़ करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोमल अगर वस्त्र उपयोग करेंगे साफ़ करने में तो वो वस्त्र हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो आगे बात करते हैं, इनका उपयोग कोमल वस्त्रों के साफ़ करने के लिए किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो कुछ ऐसी क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।